दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरओ की परीक्षा 27 जुलाई को होनी है और पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके लिए कितने लाभदायक हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पेपर अगर अपडेटेड हो तो मामला सोने पर सुहागा का हो जाता है। यानी कि जो पिछले साल के प्रश्न हैं अगर उनको वर्तमान डेटा से रिवाइज्ड कर दिया जाए तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा PYQs पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करने के लिए। हालांकि यूपी पीसीएस के 2023 से लेकर 2016 तक क्रमशः 2023 फिर 2022 फिर 2021 इस प्रकार से 2016 तक के सारे प्रश्न पत्र एक ही वीडियो में पापा वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिया था, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और अब ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है इसमें हम आरओ के वो सारे प्रश्न पत्र देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, लेकिन रिवाइज्ड बिल्कुल अपडेटेड, यानी कि वर्तमान डेटा से उनको अपडेट कर दिया गया है। तो क्रमशः बढ़ेंगे। जैसे कि इसके पहले जो परीक्षा हुई है आपको पता ही है कि आरओ की परीक्षा प्रतिवर्ष तो होती नहीं है, यह क्रमशः होती है। जैसे कि अगर हम बात करें 2023 की परीक्षा जो कि कैंसिल हो गई, अब इसका री एग्ज़ाम होने वाला है। इसके पहले ये जो परीक्षा हुई थी ये 2021 में हुई थी। 2021 से पहले जो परीक्षा हुई थी ये 2017 में हुई थी। इसके बाद ये संजोग ही था कि 2016 में भी एक परीक्षा हो गई थी। इसके बाद देखिए तो 2014 में हुई थी और 2013 में हुई थी। ये लेटेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 साल के जो पेपर हैं इनको देखेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि क्रमशः यानी कि 2013 से थोड़ा सा टफ 2014, इससे थोड़ा सा टफ 2016, लेकिन अगर आप देखेंगे 2023 का जो पेपर था ये बिल्कुल डिफरेंट था। यानी कि पिछले कम से कम 2020 के बाद जो भी परीक्षाएं हुई हैं यूपी पीसीएस की हों या फिर आरओ की हों या फिर अन्य कोई भी परीक्षा हो, उसका जीएस आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको समझने में 2020 के बाद के पेपर ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता ही है। आरओ का जो पिछला पेपर था 2023 वाला जो कि 11 फरवरी को हुआ था, तो यही पेपर आज हम लोग हल करेंगे, लेकिन बिल्कुल अपडेटेड। डेफिनेटली इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको क्रमशः 2023 से पहले वाला 2021 से पहले का 17, 2016, 2014 और 2013 के सभी क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सॉल्व्ड और अपडेटेड आपको मिल जाएंगे। तो ये पेपर लगाने के बाद आप क्रमशः जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी लगा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया था। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो मामला है ये 2023 का है और वर्तमान में देखा जाए तो अब परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदल चुकी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किस संगठन ने, तो एससीओ ने किया था, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ ने किया था। आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 2022 और 23 के लिए एससीओ ने पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जो घोषित किया था, किसको किया था, वाराणसी को किया था, ठीक है। ध्यान देना कि इसके बाद 2023-24 में सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में क्या घोषित किया गया था, तो ये शहर जो था, ध्यान दीजिएगा, यह अलमाटी शहर था जो कि कजाकिस्तान का था। लेकिन वर्तमान में सबसे अपडेटेड डेटा होगा 2024-25 वाला। तो 2024-25 में एससीओ के द्वारा पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है किस शहर को, तो ये चीन का एक शहर है और शहर का नाम क्या है, किंगदाओ शहर है। तो ये बिल्कुल अपडेटेड है, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली बताया गया जो कि गलत था। पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था रत्नावली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राममोहन राय थे। अब एग्ज़ाम में एक प्रश्न और आ सकता है कि संवाद कौमुदी जो थी यह प्रकाशित कब हुई, तो 1821 में। और ध्यान दीजिएगा कि विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख जो थे वो इसी में प्रकाशित हुए थे।
तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है, तो विकल्प ए जो था इसका करेक्ट है। अब देखो चौथा और पांचवा प्रश्न दोनों जो हैं ये न्यूमेरिकल हैं, तो इनको हमने एक अलग वीडियो में हल करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप ये सारी चीज़ें जो है ना ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल हैं तो इनको हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। और हाँ, न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ रहे हैं, सारे न्यूमेरिकल हम हल कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग से सीरीज चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है और कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो इसमें देखेंगे आप तो शिमोगा हो गया, बेल्लारी हो गया और चिकमगलूर, ये सारे जो उत्पादक क्षेत्र हैं मैग्नीज के सारे जो है कर्नाटक में स्थित हैं। लेकिन अगर हम बात करें श्रीकाकुलम के बारे में, तो श्रीकाकुलम मिलेगा कहाँ पर आपको? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एग्ज़ाम में आने वाला तो नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आइडिया ये मिलता है कि स्पेस से संबंधित जो भी करंट है उसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर कहा गया था कि रोसकॉस्मोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुँच की गारंटी सुनिश्चित करना था। सही है। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS का नेतृत्व कर रहे हैं, ये भी सही था। तो ए और आर दोनों सही थे और आर ए की व्याख्या करता था। इसका उत्तर बन रहा था 7 का बी। इसके बाद देखते हैं, अब बी नहीं बनेगा, डी बनेगा, क्योंकि व्याख्या तो यहाँ पर है नहीं, डी बनेगा इसका उत्तर। तो विकल्प डी ही आप इसका सही मानिएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। अब देखो यहाँ पर कहा गया था नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि यूपी में जो भी किसानों से संबंधित या फिर पशुओं से संबंधित योजनाएं चलाई जाती हैं वो आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना या योजना 2023 में स्टार्ट की गई थी और इसमें पहला कथन था कि इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर और गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई थी। ये कथन आपका बिल्कुल गलत था। इस योजना में उत्तर प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को डेयरी खोलने तथा दुग्ध उत्पादन में तेजी लाने के लिए पंजाब से साहिवाल, गुजरात से गिर और गंगा तीरी प्रजाति जैसी देसी नस्ल की 25 गायें थी जिनको शामिल किया गया था। तो पहला तो गलत कथन जो है गलत हो गया। दूसरा कथन क्या था कि लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष, एक नहीं भाई साहब, कहा गया था कि कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो दूसरा भी कथन गलत था। तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, यानी कि इसका उत्तर बन रहा था विकल्प डी। ठीक है, हालांकि ये जो प्रश्न है करंट का ये आएगा नहीं, पक्का नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास किया इस प्रश्न के माध्यम से कि आप ऐसे प्रश्न मिस मत कीजिएगा करंट पढ़ते समय। जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो अभी भी इम्पॉर्टेंट है। ये बिल्कुल सही बात है, सिराज हिंद के नाम से जानते हैं, अभिकथन सही है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था, ये कथन भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, रमेश की ऊंचाई 5 फीट है। तो ये प्रश्न आपको न्यूमेरिकल वाले वीडियो में। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये बात तो बिल्कुल सही है, विश्व में जूट का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो भारत ही है। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश, तीसरे स्थान पर चाइना है। लेकिन बात करें भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है, तो ये बात तो गलत है। कारण आपका जो गलत है, क्योंकि जो पीली क्रांति है यह तेलहन यानी कि ऐसी फसलें जिनसे खाद्य तेल उत्पन्न होता है उससे संबंधित है। तो आर सही है और अभिकथन ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, उत्तर बनेगा विकल्प सी। अब जितनी भी क्रांतियां हैं सब याद रखिएगा। श्वेत क्रांति क्या है, इसके अलावा जो आपकी पीली क्रांति हो गई, इसके अलावा नीली क्रांति हो गई। ठीक है, इसके बाद एक ग्रे रिवोल्यूशन भी है, वो भी याद रखिएगा। गोल्ड रिवोल्यूशन क्या है ये भी याद रखिएगा। देखो गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन के बारे में यहाँ पर प्रश्न था, पूछा गया था कि गुप्तकालीन जो प्रशासनिक विभाजन था उसमें सही क्रम क्या था। तो सबसे बड़ा क्या था? देखो दोस्तों, सबसे बड़ा होता था भुक्ति। जैसे कि आपका जो प्रांत है, अब बात करें ऐसे फॉर जनरल, तो जैसे कि आपका प्रांत है प्रदेश, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, तो ये भुक्ति हो गया, प्रदेश भुक्ति। इसके बाद क्या हो गया? विषय। विषय मतलब कमिश्नरी। ठीक है,
और इसके बाद क्या था, ये हो गया आपकी वी थी हो गया, और इसके बाद ग्राम हो गया। तो ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, उससे बड़ी इकाई वी थी, उससे बड़ी जो थी वो विषय थी, और उसके बाद हो गया आपकी भुक्ति। तो इस प्रकार से ये क्रम था, याद रखिएगा। और इसके बाद देखेंगे अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। ये बिल्कुल सही है। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुँचे, ऐसा नहीं था, इसका कोई ऐसा मतलब नहीं था। तो केवल ए सही है, ए सही है और आर जो है वो गलत है। इसका उत्तर है विकल्प डी। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न था कि गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है, तो साइंस के लिए आप जो आपका अगर घटना चक्र आप देख रहे हैं उतना ही पर्याप्त रहेगा। तो गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है, तो आपको पता ही है, गुर्दे की पथरी का कारण जो होता है वो ऑक्सालेट का क्रिस्टलीकरण होता है। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित युग्मों संस्थान और स्थान में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में ही स्थित है, भला सही है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, ये भी करेक्ट है। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो, ये मऊ में स्थित है। अब मऊ ये जो आजमगढ़ के बगल वाला है ना, ये वाला मऊ नहीं भाई साहब, ये जो मऊ है ना ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ये मऊ कहाँ पर स्थित है, मऊ कुसमौर, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये था आपका NBAIM के नाम से इसे जानते हैं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है, ये ऐसा नहीं है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको मोदीपुरम। मोदीपुरम कहाँ पर स्थित है, ये मेरठ में स्थित है। मोदीपुरम इसका उत्तर होगा, और मोदीपुरम जो है ये मेरठ में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन था G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। यहाँ पर ना जो उस समय 2023 में जो राष्ट्र थे और उनके जो प्रेसिडेंट थे उनके बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो जो भी नई नियुक्तियाँ हो रही हैं या जो भी नए सम्मेलन हो रहे हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर तो बात हो रही है G20 के बारे में, तो यहाँ पर जो उत्तर था उस समय के हिसाब से 16 नंबर का ये ए वाला था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो 2023 के बारे में बात की गई थी, तो याद रखिए कि G20 का 2024 का जो सम्मेलन था ये कहाँ पर हुआ था, तो 2024 में 19वां समिट था, और ये जो समिट हुआ था ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। जबकि बात करें, अब थोड़ा सा और अपडेट कर लें, 2025 का जो G20 समिट है ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। और ये शिखर सम्मेलन अभी हुआ नहीं है, ये 22-23 नवंबर 2025 को होगा। तो यह ध्यान रखिएगा कि साउथ अफ्रीका में 2025 का G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। कब, नवंबर में, 22-23 नवंबर को। अब देखो, ये चंद्रयान मिशन अभी भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान 3 मिशन के में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फेट, कैल्शियम, टाइटेनियम, फेरिक को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पेलोड उपयोग में लाया गया था। ये था आपका APXS, क्या नाम था, APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे, ठीक है। एगमार्क के बारे में देखो क्वेश्चन पूछा गया था। एगमार्क के बारे में पहला कथन था, एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, करेक्ट है। दूसरा था कि एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। जो एगमार्क सर्टिफिकेट है ये DMI जारी करता है। अब DMI क्या वाला है, DMI मतलब डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। चीनी उद्योग भारत में यानी कि प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, ये कथन आपका सही है। और गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं, ये भी सही है। और जो आपका दूसरा कथन है ये भी गलत है, सॉरी सही है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर सही हैं, तो विकल्प ए जो है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो 19 का जो भारत में पहली चीनी मिल थी वो 1903 में देवरिया में प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुस्तक मेला के बारे में। अब राष्ट्रीय पुस्तक मेला, अब ये देखो इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बुक फेयर हुआ था अभी हाल ही में दिल्ली में, वो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या होता है? तो ये अपवर्तन होता है, जिसको आप रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बंद शीशे की खिड़कियों और दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। ये बिल्कुल सही है। कारण बता रहे हैं कि एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये भी सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो उत्तर दे देंगे आप यही वाला, विकल्प बी वाला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अब देखो जितने भी ना फसलें हैं और उनका जो बोर्ड है, हाल ही में जो नए बोर्ड बने हैं, जैसे कि मखाना बोर्ड हो गया, आपका हल्दी बोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया था कि मसाला बोर्ड, तो ये कोच्चि में स्थित है, केरल में। रबर बोर्ड भी कोट्टम कोच्चि में, रबर बोर्ड जो है ये कोट्टम केरल में स्थित है। कोच्चि और कोट्टम दोनों केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता में मिलेगा आपको, लेकिन काफ़ी बोर्ड हैदराबाद में नहीं मिलेगा। काफ़ी बोर्ड कहाँ पर है आप बताओ? तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी बोर्ड मिलेगा आपको कर्नाटक के बेंगलुरु में। हैदराबाद तो आप पहुँच गए, वहाँ मत जाइए, आप बेंगलुरु आ जाएंगे तो वहाँ पर आपको कॉफ़ी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, यह संगीत नाटक अकादमी के बारे में है कि उत्तर प्रदेश का जो संगीत नाटक अकादमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर बता रहे हैं 1965 में हुई थी भाई साहब, ये गलत है। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, 1963 में, 13 नवंबर 1963 को। और वाराणसी में तो बिल्कुल नहीं है, ये मिलेगा आपको लखनऊ में। तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, ना तो एक सही और ना ही दो सही हैं। अगला क्वेश्चन था चित्रकारी और राज से संबंधित, इसको आपको सुमेल कराना था। मधुबनी, ये तो बहुत आसानी से आप मैच करवा लेंगे। मधुबनी मिल जाएगा आपको कहाँ पर? बिहार में। लेपाक्षी मिल जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में। ऐसे जो नाम होते हैं ये आंध्र प्रदेश में ही होते हैं। इसके बाद बात करें वारली के बारे में, तो वारली मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र में। पट्टचित्र मिलेगा आपको उड़ीसा में। तो बस यही आपको मैच कराना था। इसके बाद अगला था तेल शोधनशाला और राज्य। ये तेल शोधनशालाएँ हैं और किस राज्य में स्थित है? बरौनी जो है, बरौनी बिहार में स्थित है। ठीक है, बरौनी जो है कहाँ पर है? बिहार में है। बोगाई गांव मिलेगा आपको असम में। ठीक है, इसके बाद है बीना। बीना मध्य प्रदेश से, और कोयली जो है ये गुजरात से संबंधित है। ये आपको मैच कराना था। तेल शोधनशालाओं के बारे में प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि लोग याद नहीं रखते हैं, आप याद रखिए। मिराते सिकंदरी पुस्तक के बारे में दो तथ्य हैं। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज की सुख समृद्धि का वर्णन है, और इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है। अब यहाँ पर दोनों सही है, एक भी सही है और दो भी सही है, विकल्प डी सही है। लेकिन मिराते सिकंदरी ये किताब किसने लिखी है? तो मिराते सिकंदरी के लेखक के बारे में थोड़ा सा पता रहना चाहिए। सिकंदर इब्न मोहम्मद मांझू, क्या नाम है? सिकंदर इब्न मोहम्मद मांझू ने लिखा है मिराते सिकंदरी। तो लेखक के नाम में भी सिकंदर है। क्या नाम है? सिकंदर इब्न मोहम्मद मांझू। तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाजा पट्टी के बारे में। अब वर्तमान में भी गाजा पट्टी चर्चा में है, तो ये प्रश्न हो सकता है, लेकिन अब वर्तमान में ईरान जो ज़्यादा चर्चा में रहेगा। तो ईरान पर जो है ना ऑपरेशन वगैरह इसराइल द्वारा किए गए हैं, और बदले में जो ईरान ने किया था, अमेरिका के जो ठिकाने थे जिस पर आक्रमण किया गया था, तो कई सारे ऑपरेशन हैं यहाँ पर। तो वो सारे ऑपरेशन याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सारी बातें पढ़ाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो इसके लिए जो चल रही है आपकी सीरीज बूस्टर वाली, वो आप देखते रहिए, वहाँ पर मैंने सारी बातें बताई हैं। इसके बाद देखते हैं, तो गाजा पट्टी इसकी सीमा मिस्र से लगती है, करेक्ट है। सीमा इजराइल से भी लगती है, ये भी सही है। एक और दो दोनों ही आपके सही हैं, विकल्प डी आपका उत्तर है। नेक्स्ट आपका देखो यूपी बजट से संबंधित है। अब बिल्कुल ये वाला तो फैक्ट आएगा नहीं, लेकिन यूपी बजट को आप एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी है। अब ये न्यूमेरिकल है, अब न्यूमेरिकल छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, ये तो बिल्कुल सही है।
इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1931 तक था। ये आपका गलत है। जो दोनों दौरे हुए थे, ये दोनों के दोनों दौरे 1928 में ही हुए थे। पहला दौरा जो था ये शायद पहली बार फरवरी में हुआ था, दूसरी बार अक्टूबर में हुआ था। फरवरी 1928 में और फिर अक्टूबर 1928 में ही हुआ था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और 27 मई 1930 को रिपोर्ट जो थी वो प्रकाशित की गई थी। साइमन कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, सारे तथ्य याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आप, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के बारे में। अब मंगलयान जो था ना 2013 में लॉन्च किया गया था, नवंबर 2013 में, ये करेक्ट है। और इसे MOM के नाम से भी जानते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन। हालांकि ये जो मिशन है वर्तमान में समाप्त हो चुका है, 8 साल तक ये सक्रिय रहा था। अब एक प्रश्न यहाँ से और जो लेटेस्ट है वो क्या है, अब वीनस समझते हैं आप ना, वीनस शुक्र, तो एक ना शुक्र ऑर्बिटर मिशन भी छोड़ा गया है। शुक्र ऑर्बिटर मिशन VOM छोड़ा गया है। छोड़ा क्या गया है, 2028 में छोड़ने की योजना चल रही है। तो याद रखिएगा कि शुक्र ऑर्बिटर मिशन कब छोड़ा जाएगा, यह 2028 में लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। एक मीनामाता रोग होता है, यह मरकरी पोल्यूटेड वाटर से होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसमें व्यापक प्रसार के कारण होता है। कारण बता रहे हैं कि इसमें आम तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो क्या ये सही है? देखो यहाँ पर ना A और R दोनों सत्य हैं। A भी सही है, यानी कि लाल मिट्टी का रंग है वो लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसमें व्यापक प्रसार के कारण होता है और उसमें व्यापक तौर पर आम तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। तो A और R दोनों सही हैं और यहाँ पर कोई व्याख्या नहीं है, तो विकल्प D जो है आपका उत्तर बनेगा। व्याख्या नहीं करता है यार A की, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के बारे में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। लॉर्ड कर्जन 6 जनवरी 1899 से लेकर 18 नवंबर 1905 तक रहा था। कई बार उसका कार्यकाल पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड कर्जन 6 जनवरी 1899 से लेकर 18 नवंबर 1905 तक रहा था। और अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, कलकत्ता निगम अधिनियम की स्थापना करना, दोनों काम उसके द्वारा किए गए थे। 1 और 2 दोनों आपके सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में, अब यहाँ पर 2 कथन है। वो प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। कौन कहता है भाई साहब? गलत है। वो संसद सदस्य के विशेषाधिकार से हकदार नहीं होते हैं, ये भी गलत कर रहे हैं आप। तो ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर उत्तर बनेगा। अब आपको बता दें कि जो भारत का महान्यायवादी होता है इसके बारे में अनुच्छेद 76 में वर्णन आपको मिलेगा। कहाँ पर? आर्टिकल 76 में, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो रहेंगे। और महान्यायवादी संसद सदस्य के विशेषाधिकारों का अधिकारी भी होता है। तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन गलत हैं, आपको केवल। अब देखो ये जो प्रश्न है ये आयुर्वेद महोत्सव, ताज महोत्सव के बारे में है। इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो महोत्सव हो रहे हैं वर्तमान समय में 2024-25 में हुए हैं, सारे महोत्सव पढ़ लीजिएगा। ख़ास तौर से लोकेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूपी और MP वाले तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। नेक्स्ट आपका है कि 39 क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पर भी इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से क्या सीख मिलती है? इससे सीख ये मिलती है कि जो डेथ हो रही है उसका क्रम थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करें। अगर आप करंट अफेयर बनाते हैं, आप पलटते रहेंगे ना, तो दिमाग में एक ग्राफ बन जाता है कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। तो इसीलिए कहते हैं ना रिवीजन ज़रूरी होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर अब ये तो प्रश्न आएगा नहीं क्योंकि ये 2021 का पुरस्कार है। थोड़ा सा इसको अपडेट करके आप वर्तमान समय में जो फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं सारे के सारे आप पढ़ लीजिएगा, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि आ सकता है। लाइक एज, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखो कह रहे हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। गलत। क्यों गलत?
क्योंकि भाइयों जंगली जानवरों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा, आवास, प्राप्त उत्पादों का व्यापार, विनियमन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो कई सारी चीज़ें इसमें और भी हैं, जंगली जानवर ही नहीं, इसमें जो है ना, जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका व्यापार, उनका विनियमन, नियंत्रण सभी के लिए है। तो पहला तो गलत। दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों द्वारा वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। तो केवल 2 आपका यहाँ पर सही है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। पहला गलत, दूसरा सही। उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन है पहला कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। ए तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। आर जो है ये बिल्कुल सही है। तो ए गलत, आर सही। ए असत्य, आर सत्य। उत्तर विकल्प ए। निम्नलिखित में कौन सा या कौन से यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है। अब देखो ये मतलब यूरोप के देश हैं, उनकी राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल बात करें यहाँ पर, तो जो आपका उत्तर है 2 और 4, रॉटरडैम और ज्यूरिख, यह किसी देश की राजधानियाँ नहीं हैं। बात करें अगर रीगा के बारे में, तो लातविया की राजधानी है रीगा। रीगा जो है लातविया की राजधानी है। जागरेब किसकी राजधानी है? तो क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया की राजधानी जागरेब है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर पर्वत हैं और महाद्वीप। तो पर्वत और महाद्वीप, कौन सा पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, बात करते हैं। एंडीज जो पर्वत है यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। एंडीज कहाँ पर है? एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है। अल्ताई पर्वत आपको मिलेगा एशिया में, ठीक है। आल्पस पर्वत मिलेगा आपको यूरोप में, और अपलेशियन पर्वत मिलेगा उत्तरी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज है, उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन है। एंडीज और अपलेशियन दोनों अमेरिका में है। एंडीज दक्षिण में, अपलेशियन उत्तर में, अल्ताई एशिया में, आल्पस मिलेगा आपको यूरोप में। अगला क्वेश्चन है, देखो, नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार, देखो नोबेल पुरस्कार तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो नोबेल का शांति पुरस्कार होता है ना, उस पर बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इस साल यानी कि वर्तमान में जो नोबेल शांति पुरस्कार दिए गए थे उनके बारे में आपको बताते हैं। तो अभी तो 2025 की घोषणा हुई नहीं है। 2025 की घोषणा जो है वो 2025 के अंत में होगी, नवंबर के महीने में होगी। लेकिन 2024 में जो नोबेल का शांति पुरस्कार है यह निहोन हिंडाक्यो नामक एक संगठन को दिया गया है। निहोन हिंडाक्यो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों में बचे लोगों द्वारा स्थापित एक जमीनी संगठन है। तो ध्यान दीजिएगा, निहोन हिंडाक्यो यह जापानी संगठन है जिसको नोबेल शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या? वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वो गलत है? मतलब गलत कथन की पहचान करना है आपको। पहला कथन है कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान का पूर्ण संघीय संविधान है, गलत है। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। यानी कि पहला ही केवल सही है, बी सी डी गलत है और हमें गलत की ही पहचान करनी थी। तो बी सी डी उत्तर केवल विकल्प ए में है, तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन ये नियुक्तियों पर आधारित था, तो सभी नियुक्तियां आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि वर्तमान में तो सारी चेंज हो चुकी हैं, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। जैसे कि तब जया वर्मा सिन्हा जो थी वो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम जो है मतलब लेटेस्ट में क्या है, सतीश कुमार हो गया है, ठीक है, सतीश कुमार। मनोज नाथ ने लिखी है टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक, ये इस प्रकार से मैच होता। श्रेथा थाविसन ये जो है थाईलैंड की तब पीएम थी, यानी कि जब ये प्रश्न बना था, जब ये पेपर बना था, तब थाईलैंड की पीएम कौन थी? श्रेथा थाविसन थी। वर्तमान में
थाईलैंड के जो पीएम हैं उनका नाम क्या है? पैंटोंग टार्न सिनावात्रा याद रखना। और डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ये मालदीव के राष्ट्रपति तब भी थे अब भी हैं। तो थोड़ा सा अपडेटेड आप लोग ना ये याद रखिएगा कि जो नई नियुक्तियां हुई हैं। यहाँ पर देखेंगे आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में जोड़े जो थे, यानी कृषि पद्धति और क्षेत्र। तो जैसे कि बात करें यहाँ पर 1 और 2 जो है ना, ये आपका बिल्कुल जो है मैच हो रहा है। झूमिंग ये दक्षिण पूर्व एशिया में होता है, झूम विधि से जो खेती होती है। और मिल्पा जो है मैक्सिको में होता है। मिल्पा बेसिकली देखा जाए तो सेंट्रल अमेरिका और यूएसए में होता है, जिसमें मैक्सिको भी आता है। लदांग नाम से जो खेती होती है, लदांग, ये कहाँ पर होती है? तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया में होती है, न कि श्रीलंका में होती है। तो 1 और 2 जो है ये आपका मैच हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप ना, जैसे कि केंजिन नाम से जो खेती होती है फिलीपींस में होती है। और एक होता है आपका तोंगयान खेती, ये म्यांमार में होती है। CHENA चेना नामक खेती जो है श्रीलंका में की जाती है। श्रीलंका में जो खेती होती है उसको क्या कहते हैं? चेना कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था कि बैंक में जब आप लेन देन करते हैं तो आप पिन डालते हैं। पिन का फुल फॉर्म पूछ लिया था आपसे, तो ये तो आपको पता ही है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसे कहते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। विकल्प सी करेक्ट था इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजधानी और शहर आपको मैच कराना था। जैसे कि कंपाला जो है युगांडा की राजधानी कहाँ पर है? कंपाला है। किगाली जो है ये रवांडा की राजधानी है। किंशासा जो है ये कांगो की राजधानी है। खार्तूम जो है ये सूडान की राजधानी है। ये सब आपको मैच कराना था। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये करंट का तब का क्वेश्चन था। वर्तमान में तो अपडेट जब होगा तो ये प्रश्न आने की संभावना न के बराबर है। इसमें कहा गया था कि 5 आइज़ 5 आँखें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का खुफिया गठबंधन है। स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो कथन सही कारण कथन की व्याख्या भी है, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद है पंचायती राज के बारे में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें कह रहे हैं कि पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सही है, मतलब एक ही कथन यहाँ पर सही है, बस वही आपको पहचानना है। जैसे कि पंचायती समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित तो ये होते नहीं हैं, ठीक है। तो पहला कथन जो है ये गलत। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है ये 21 वर्ष होती है, दूसरा भी गलत। अब सी करें कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, तो विकल्प सी जो था केवल इसमें सही था। निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरोजन एंड अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉइल लॉस, ठीक है। जैसे कि सबसे कम से सबसे ज़्यादा के बारे में बात यहाँ पर करनी है। सबसे कम जो है इसमें क्या क्या आएगा? जो सीट इरोजन है, परत क्षरण, ये सबसे कम वाला होगा। उससे ज़्यादा जाएगा यहाँ पर बौछारी क्षरण जो होगा ये सबसे कम वाला होगा, यानी कि स्प्लैश इरोजन, ये आपका आएगा सबसे पहले। इसके बाद आएगा आपका परत क्षरण, ठीक है। और परत क्षरण के बाद आएगा आपका नलिका क्षरण, फिर आएगा अनालिका क्षरण। तो इसका क्रम क्या बनेगा? इसका क्रम बनेगा यहाँ पर 2 4 3 1, 2 4 3 1, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। तो ये कृषि पर आधारित प्रश्न है। इसके बाद देखिए जो शिखर सम्मेलन हुए थे उसके बारे में प्रश्न है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में प्रश्न पूछा गया था। यूपी की जो भी यूपी स्पेशल है उसको आप देख लीजिएगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। जैसे कि ये प्रश्न अब नहीं आएगा, लेकिन जो इससे आपको आइडिया मिल जाता है ना कि क्या क्या आपको पढ़ना है। यूरोप में राइन नदी के बारे में प्रश्न बहुधा रिपीट होते हैं। यूरोप में राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, करेक्ट है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, सही है। 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हैं। अब देखो जो अरब प्रायद्वीप है, पूछ रहे हैं कि अरब प्रायद्वीप में क्या नहीं आएगा? ओमान, इराक, कुवैत और सीरिया में कौन सा है जो कि अरब प्रायद्वीप में नहीं आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही है कि ओमान, इराक, कुवैत और सीरिया में सीरिया जो है यह नहीं आएगा अरब प्रायद्वीप में, बाकी तीनों आएंगे। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में यहाँ पर प्रश्न था और पूछ रहे थे कि कौन सा कथन सही है। जैसे कि बात करें तो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है, जहाँ पर पाई जाती है
ग्रेट बैरियर रीफ। तो यहाँ पर देखिए उत्तरी पूर्वी तट बताया है, तो पहला कथन सही है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, तो ये तो गलत है, 2000 किलोमीटर तक ही है। हालांकि यह विश्व की सबसे लंबी मूंगे की दीवार है। तो एक केवल सही है यहाँ पर, विकल्प बी आपका जो है यह करेक्ट है। अब ग्रेट बैरियर रीफ पढ़ लीजिएगा आप लोग। और ऑपरेशन अजय, अब वर्तमान में भी जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, हाल ही में आपको याद होगा जब ईरान पर अटैक किया गया था, तो ईरान पर अटैक हुआ तो उस समय भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा ऑपरेशन सिंधु नाम दिया गया था। अब ये भूलना मत, हो सकता है कि यही एग्ज़ाम में आ जाए। जैसे कि जो ऑपरेशन अजय था, इसके बारे में बात हो रही थी कि ऑपरेशन अजय जो था ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुरू किया था और इजराइल से जो भारतीय थे उनको वापस निकाला गया था। तो 1 और 2 दोनों सही था। अब इजराइल ने आक्रमण किया है ईरान पर, तो ईरान से भी भारतीयों को निकाला गया है ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद बुरहान उल मुल्क सआदत खान के बारे में 2 कथन हैं। बुरहान उल मुल्क सआदत खान, बेसिकली इनको सआदत खान ही लोग बुलाते हैं, लेकिन पूरा नाम था बुरहान उल मुल्क सआदत खान। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, करेक्ट है। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर जो दोनों के दोनों कथन हैं सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। तो अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? 1722 में सआदत खान ने की थी। और इसने दिल्ली में एतमादुद्दौला और हैदर खां के साथ मिलकर सैयद बंधुओं के विरुद्ध जो था षड्यंत्र रचा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कार्ल मार्क, गुन्नार मेडल की किताब है एशियन ड्रामा, ये तो करेक्ट है। एडम स्मिथ की किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये भी सही है। जी.एम. किन्स की किताब है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी सही है। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन क्या कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? नहीं, ये गलत है। ये जो किताब है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये किताब लिखी गई है डेविड रिकार्डो के द्वारा। क्या नाम था? डेविड रिकार्डो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन है कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, बिल्कुल सही। भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं, ये भी सही है। तो ये बिल्कुल सही है, ए और आर ए की व्याख्या है। नेक्स्ट है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड पूर्व में, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा था उस समय उत्तराखंड था और अब वर्तमान में तो ये उत्तराखंड बन चुका है। तो 1960 में स्थापित हुआ था पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में वर्तमान में। और उस समय देखा जाए तो 1901 से लेकर 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबमौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए थे। दोनों कथन इस आपके जो हैं वो करेक्ट हैं। फिर अगला क्वेश्चन था कि भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है, सही है। और इन राज्यों की रबी फसलों की सफलता सर्दियों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। इसका मतलब आर ए की व्याख्या भी है, तो यहाँ पर विकल्प ए आप उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। तो इसका जो उत्तर है वो विकल्प ए ही सही है। ठीक है। इसके बाद सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, करेक्ट है। और शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, ये भी करेक्ट है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं आपके, 67 जो है। और इसमें जो उत्तर है विकल्प डी बनेगा। देश और अब देखो जितने भी गेम हो रहे हैं वर्तमान में ना, वो आप देख लेना। ये जो एशियन गेम्स हुए थे हांगझाओ में 2023 में, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पदकों की संख्या को मैच कराना था, इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन वर्तमान में जो भी खेल हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका आएगा न्यूमेरिकल वाले में, उसमें मैं कराऊंगा। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना था, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ। ये देखो दोनों जो है ना, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी दोनों ही लखनऊ में स्थित हैं। इसके अलावा भारतेंदु नाट्य अकादमी और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या, तो इनको जो है मैच कराना था। अभी मैंने आपको बताया था
इसी पेपर में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के बारे में भी प्रश्न आया था और मैंने तब आपको बताया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में हुई थी। जबकि ललित कला अकादमी की स्थापना जो थी इसके एक साल पहले हुई थी, 1962 में हुई थी। तो ए का जो है ना 4 हो गया और बी का जो है वो 3 हो गया। भारतेंदु नाट्य जो अकादमी है ये 1975 में और अयोध्या शोध संस्थान ये 1986 में। तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका क्रम से इस प्रकार से कि 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट है। ये देखिए लोक नृत्य हैं और राज्य हैं, तो जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से स्थित है, ये आप ऐसे मैच कराते हुए चलो। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश से है, सतरिया जो है यह असम से है और कथक ये उत्तर प्रदेश से है। तो ये आप इस प्रकार से मैच करा लेंगे। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से स्थित है, ठीक है। तो आपका मैच हो गया। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद आपको यहाँ पर देखना है। अनुच्छेद सभी रट लीजिएगा क्योंकि अनुच्छेद से प्रश्न बनेंगे। ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है, अनुच्छेद हैं थोड़े से और कुछ धाराएं हैं जिसको आप याद रख लें तो आराम से आप पॉलिटी में अच्छा कर जाएंगे। जैसे कि अनुच्छेद 124 के बारे में कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो ये तो गलत है। हाई कोर्ट का, अच्छा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अभिलेख न्यायालय हैं, लेकिन अगर बात करें हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, ये कहता है आर्टिकल 215, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है, ये कहता है आर्टिकल 129। और अनुच्छेद 124 में क्या है, तो अनुच्छेद 124 ये कहता है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन हुआ है अनुच्छेद 124 में। इसके बाद अनुच्छेद 143 क्या है, हाई कोर्ट की परामर्श शक्ति अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 136 क्या है, हाई कोर्ट के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त। तो ये सब आपका जो है ना मैच हो रहा है। इसका सही उत्तर जो था आपको पता चल गया, विकल्प ए रहा। इसके बाद देखेंगे कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं और किस राज्य में इनकी स्थिति है। जैसे कि बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले कहलगांव आता है। कहलगांव कहाँ पर है, कहलगांव बिहार में है, ये आप बहुत आसानी से बता देंगे। खरगोन कहाँ पर है, तो खरगोन जो है मध्य प्रदेश में है। कोरबा जो है मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में और कुडगी मिलेगा कहाँ पर, कर्नाटक में। ये आपको इस प्रकार से मैच कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। किसके बारे में बात हो रही है, अफ्रीका का जो विक्टोरिया जलप्रपात है उसके बारे में। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अब देखो लग रहा होगा आपको कि दोनों कथन आपके सही हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, केवल दूसरा ही कथन आपका यहाँ पर सही है। अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच, कहाँ पर, जाम्बिया और मोजाम्बिक नहीं, जिम्बाब्वे के बीच सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर जो पहला कथन है ये गलत है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर एक झरना है ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयोग की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। यहाँ पर केवल एक ही आप लोगों को शायद याद हो, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। बाकी तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे क्योंकि ये ना ऐसे प्रश्न अभी गढ़े जा रहे हैं, पहले ऐसे प्रश्न आते ही नहीं थे। जैसे कि बात करें यहाँ पर लेक्स लोकी अधिनियम, ये कब पारित हुआ था, तो ये 1860 में पारित हुआ था। बंगाल टेनेंसी अधिनियम जो था ये कब आया था, तो 1885 में आया था। इसके बाद आयु की सहमति अधिनियम ये कब पारित हुआ था, तो 1891 में हुआ था। यहाँ पर देखेंगे आप 60, 85, 91। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये आया था 1904 में, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं। क्रम से है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 वाला जो विकल्प है ये डी में दिया गया है, आसान है। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों में गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था, बिल्कुल सही बात है, एक तरीके से उनका होमवर्क हो गया था। और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता के किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी, सही बात है। तो ए और आर ए की व्याख्या भी है, दोनों सही भी हैं, तो उत्तर है विकल्प ए। फिर अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा या कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। वर्तमान अफगानिस्तान में,
आप देखेंगे ना, उज्बेकिस्तान में समरकंद और जो फरगाना है, समरकंद और फरगाना ये दोनों जो है कहाँ पर हैं, दोनों उज्बेकिस्तान में हैं। गजनी और गांधार जो है, ये गजनी और कांधार दोनों अफ़गानिस्तान में हैं, लेकिन फरगना और समरकंद ये दोनों कहाँ पर हैं, ये उज्बेकिस्तान में हैं। तो अफ़गानिस्तान में नहीं है। 2 और 4 ये विकल्प सी इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। विश्वती बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जय भार वाला बायोम है। ये आपका जो है ना, ये असत्य है। कह रहे हैं कि विश्वती वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है, ये सही है। तो ए जो है यह असत्य है, आर जो है वो सत्य है। तो उत्तर 79 का क्या बनेगा, डी बनेगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है परासरण के बारे में, कि यदि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए, किसके बीच, विलायक और विलयन के मध्य एक अर्ध पारगम्य झिल्ली अगर रख दी जाए, तो विलायक के अणु इस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। और दूसरा कथन है कि विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो 82 का जवाब क्या है, ना तो 1 है ना ही 2 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में, देखो पहला कथन दूसरा कथन पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है। आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या वस्तु सेवा दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है, कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है यह दोनों के दोनों सही हैं, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। मतलब आप ऐसे आएंगे नॉर्थ टू साउथ, तो इनका क्रम कैसे बनेगा, देखो ये बनेगा इस प्रकार से, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। सबसे पहले आपका आएगा थार घाट, बीच में आ जाएगा फोर घाट और फिर आ जाएगा आपका पाल घाट। थाल घाट ये नासिक से मुंबई को जोड़ता है, भोर घाट पुणे से मुंबई को जोड़ता है दोनों, और पाल घाट जो है ये केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है, केरल से तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। तो ये थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट याद रखिएगा, इनका नॉर्थ टू साउथ जो है इसी प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। मतलब एक शर्त जो है वो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार देता है। तो फिलहाल 85 का जवाब क्या है, ए जो है ये गलत है, आर जो है ये सही है। उत्तर है विकल्प ए। पंजाब के विलय के बारे में यहाँ पर ए बी सी डी 4 विकल्प हैं। पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन है जो कि असत्य है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, सही है। महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं, करेक्ट है। दलीप सिंह को कितना 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा असत्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे के सारे जो हैं वो जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं वो सब सत्य हैं। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप, विकल्प डी। फिर देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा मैच कराने के लिए यहाँ पर दिया गया है और कई बार यहाँ पर लोग गलती कर रहे हैं। जैसे कि बात करें फुतू उस सलातिन, ये अब्दुल मलिक इशामी की रचना है। फुतू उस सलातिन जो है ये यहाँ पर मैच हो जाएगा। फुतुहाते फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखी है, तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। और खजैन उल फुतू लिखा है अमीर खुसरो ने। तो थोड़ा सा ना गड़बड़ सड़बड़ तो लगता है, यहाँ पर नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है हम हिंदी भाषियों के लिए। फुतू उस सलातिन, फुतुहाते फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही, खजैन उल फुतू, मतलब तो समझ में आता नहीं, रटना पड़ता है भाई साहब। यहाँ पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति काम नहीं आएगा, रटने वाला व्यक्ति जो होगा वो नंबर ले जाएगा। ये देखिए आप स्कंदावर, चालू अनुपात, अम्ल परख अनुपात और सकल विनियोजित पूंजी, ये देखो बहुत बार बार तो आएगा नहीं, पता नहीं इस बार आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं। हालांकि इसका जो उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ, बी इसका उत्तर था, ठीक है, बी उत्तर था। यानी कि ए वाला जो था यह चौथे से मैच हो रहा था, बी वाला जो था यह
पहले से मैच हो रहा था, सी वाला जो था यह दूसरे से मैच हो रहा था, डी वाला जो था यह तीसरे से मैच हो रहा था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर था। नेक्स्ट है आपका कि रूस में कुजबास, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रूस में कुजबास क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए, यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है और कहना है कि नोवोसिबिर्स्क, क्या नाम है, नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो देखो दोनों के दोनों जो है ना सही नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों सही नहीं है, यहाँ पर केवल पहला वाला ही सही है। यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क से समृद्ध है। कौन सा, रूस का जो कुजबास क्षेत्र है वहाँ पर लौह अयस्क और कोयला खूब पाया जाता है। लेकिन ध्यान देना कि जो नोवोसिबिर्स्क है यह एशियाई क्षेत्र है, ठीक है। तो दूसरा वाला जो था यह गलत है। अब देखो यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और खेल दिए गए हैं। तो वर्तमान में जो भी चर्चा में खिलाड़ी हैं और किस खेल से संबंधित हैं ये आप याद रखिएगा। और वर्तमान में जो मैंने आपके लिए लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर प्रोवाइड करवाई है, जिसमें आपको मिल जाएगा पूरा 10 तारीख तक, यानी कि 10 जुलाई तक का करंट अफेयर बिल्कुल अपडेटेड है लास्ट 12 मंथ में। उसको आप देख लेंगे ना तो सारे खेल खिलाड़ी आपके कवर हो जाएंगे। सरल भाषा में लिखा गया है और कीमत भी आपकी परीक्षा को देखते हुए जितनी वाजिब हो सकती है उतनी ही रखी गई है। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर आपको केवल PDF मिलेगी, मतलब आपको जो है कोई किताब नहीं मिलेगी, आपको PDF मिलेगी। हाँ, आप चाहें तो उसका प्रिंट ले सकते हैं। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था जीन गॉटमैन के द्वारा। विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। क्या ये सही है? ये सही नहीं है भाई। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, ये सही है। तो केवल विकल्प ए, जिसमें कहा गया है कि केवल कथन 2 सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में कह रहे हैं वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे, और दूसरा कथन है कि सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो 93 का जो 1 और 2 कथन है दोनों सही है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। उत्पाद और जिला, अब देखो डायरेक्टली आपका मैच हो जाएगा। यहाँ पर काला नमक चावल जो है जाएगा सिद्धार्थनगर में, देसी घी मिलता है कहाँ पर, औरैया में, आंवला प्रतापगढ़ में, और ये जो केला फाइबर है ये मिलता है आपको कुशीनगर में। आपका डायरेक्टली मैच हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि दर्शनीय स्थल और उत्तर प्रदेश के ज़िले कौन सा एक सही सुमेलित है। आइए देख लेते हैं। बावनी इमली शहीद स्मारक, यह फतेहपुर में, ये तो आपका सही है। अब बात करेंगे समसपुर पक्षी विहार, बता रहे हैं अमेठी में है, ये गलत है, अमेठी में नहीं है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? ये मिलेगा भाई साहब आपको रायबरेली में, ठीक है। देवी पाटन मंदिर बता रहे हैं श्रावस्ती में, जो कि गलत है। देवी पाटन मंदिर मिलेगा कहाँ पर आपको? ये मिलेगा आपको देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में। और चीनी मंदिर कह रहे हैं महोबा में है। तो चीनी मंदिर जो है ना कुशीनगर सारनाथ गया में मिलेगा आपको, ठीक है। ये कई जगहों पर है, कुशीनगर में भी है, सारनाथ में भी, गया में भी है, लेकिन महोबा में नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एम्पेडा के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। अब एम्पेडा के बारे में 2 कथन हैं, दोनों देख लेना। एम्पेडा की स्थापना 1972 में हुई थी, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो एम्पेडा मतलब द मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, 1972 में स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है, ये पहला कथन सही है। मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? कोलकाता में तो नहीं है, इसका जो मुख्यालय है ये मिलेगा आपको कहाँ पर? केरल में मिलेगा, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। बैंकों की स्थापना के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा अपनी डायरी में लिख लीजिएगा कि कौन सा बैंक कब स्थापित हुआ था। जैसे कि कह रहे हैं कि इलाहाबाद बैंक 24 अप्रैल 1865 को स्थापना हुई थी, ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक ये 19 मई 1894 में स्थापित हुआ था, 1894 में, ये हो गया। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना होती है 1881 में। और नेक्स्ट है कि द अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना कब हुई थी? 1874 में। तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए।
अब देखो यहाँ पर कोयला खनन वाला मैटर आ गया है, तो चलो क्रम से देखते हैं। जैसे कि रानीगंज में कोयले का पहला उत्पादन कब किया गया था? 1774 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1774 में। CIL की स्थापना कब होती है? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, तो ये 1956 में हुआ था, बहुत बाद में हुआ था भाई साहब उसके। कोयला खदानों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1972 में किया गया, 1972 में, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड के स्थापना के बाद हुआ था राष्ट्रीयकरण। और राष्ट्रीय कोल विकास निगम NCDC राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। तो ये आपका ना बिल्कुल सही सुमेलित है। अब आप इसको आराम से मैच करा लो। तो 98 का ना क्रमशः जो आप देखेंगे तो यह ए मैच हो रहा है। 1774 के बाद 1956, फिर 1972, फिर 1975, तो पहला विकल्प इसका सही है। इसके बाद पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सही है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है, गलत है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 6 वर्ष होती है, तो पहला कथन गलत। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष है, ये भी गलत है। 6 से 14 वर्ष होनी चाहिए, दूसरा भी गलत। तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, तो विकल्प डी सही है। इसके बाद है पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबद्ध है? पिछवाई चित्रकला जो है यह किस देवता से संबद्ध है? तो राजस्थान में यह कला चर्चा में रहती है, भगवान कृष्ण की लीलाएं, और इसकी उत्पत्ति जो थी वो 4 साल पूर्व हुई थी। तो भगवान कृष्ण यानी कि श्रीनाथ जी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया था AMTM, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका उत्तर क्या बनेगा? ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, विकल्प डी इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या रहेगा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना और नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, तो आसानी से इसको आप मैच करा सकते हैं। जैसे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो पहला चरण था वो 19 जुलाई 1969 में स्टार्ट हुआ था, 1969 में। और आपको ये भी पता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, 1975। इसके बाद देखेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो दूसरा चरण चलाया गया था 1980 में चलाया गया था, और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। तो क्रम से देखेंगे तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका 1 के बाद आएगा 3 के बाद 2, फिर आएगा 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4 विकल्प ए में दिया गया है। भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो बिल्कुल सही है दोनों, ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या भी करता है, तो विकल्प सी आपका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? कितने युग्म सही सुमेलित हैं ये पूछ रहे हैं भाई साहब। तो देखिए, मतलब ऐसे प्रश्न पहले होते थे ना, UPSC पूछता था। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत, आपको बताना है कितने सही हैं कितने गलत। ऐसे प्रश्न करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, ये करेक्ट है आपका। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, तो ये तो आपका गलत हो गया। ये कहाँ पर है? तो ये शिमला में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, तो ये आपका गलत हो गया। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? जोरहट असम में है, ये आपका सही है। और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। 3 आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं, ठीक है, तो 3 सही हो रहे हैं, 1 गलत हो रहा है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान वाला जो कि शिमला में स्थित है, न कि देहरादून में। फिर अगला क्वेश्चन था कि बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्या पूछ रहे हैं? कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन स्टेज एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो प्रजनक बीज, आधारी बीज, प्रमाणित बीज और केंद्रक बीज। तो सबसे पहले क्या आएगा? केंद्रक बीज आएगा आपका, न्यूक्लियस सीड। इसके बाद बनेगा प्रजनक बीज, ठीक है।
फिर क्या आएगा, आधारी बीज बनेगा, और उसके बाद क्या आएगा, प्रमाणित बीज। तो ये आपका क्रम रहेगा, यानी कि विकल्प डी वाला जो था ये करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर उत्सव दिए गए हैं, तो उत्सव भी याद रखिए, ठीक है। हार्नबिल जो महोत्सव होता है नागालैंड में होता है, ये तो आपको पता ही है। संगाई फेस्टिवल यह मणिपुर में होता है, और राजहंस पर्व जो होता है यह आंध्र प्रदेश में होता है, और हेमिस पर्व कहाँ पर होता है, ये लद्दाख में होता है। ये आपका मैच हो गया। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों का परिणाम था। जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 109 का जो विकल्प सी है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो विकल्प सी इसका करेक्ट है, और इसका सी आप उत्तर देंगे। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? सैयद वंश सुल्तानों का सही कालानुक्रम आपसे पूछ रहे हैं। तो सैयद वंश जो था यह दिल्ली सुल्तान का, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसका चौथा राजवंश था। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के बारे में, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले तो आता है आपका गुलाम वंश, फिर आता है आपका खिलजी वंश, फिर आता है आपका तुगलक वंश, फिर आता है आपका सैयद वंश, और अंतिम में आता है आपका लोधी वंश। तो सैयद वंश यह कब से कब तक रहा सैयद वंश? तो सैयद वंश की स्थापना होती है 1414 से, ठीक है, और ये ख़त्म हुआ था 1451 में। क्रम क्या था? सबसे पहले आएगा खिज्र खान, पहला वाला, उसके बाद आता है मुबारक शाह, एक के बाद तीन आ गया, फिर मोहम्मद शाह हो गया, और लास्ट में आता है अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्रम बन रहा है? 1 3 2 4, 1 3 2 4, विकल्प सी सही है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 को। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है। पहले ही गलत हो गया, तांबा नहीं, मुरादाबाद जो है वो पीतल के लिए जाना जाता है, तो आपका जो पहला कथन है ये गलत हो गया। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ था, ये सही है। तो विकल्प केवल 2 सही है आपका, विकल्प बनेगा उत्तर डी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2% था, विकल्प बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि अनाज वाली फसलों के साथ अंतरा सस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं, करेक्ट है। मूसला जड़ वाली दलहनें रेशेदार जड़ वाली फसलें, मतलब क्या होता है ना कि मूसला जड़ वाली जो फसलें होती हैं वो नीचे जाती हैं, और जो झकड़ा जड़ होती हैं रेशेदार जड़ ऊपर ही रह जाती हैं। तो ये यहाँ पर क्या है ना कि दोनों सही हैं, कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो आपको विकल्प डी इसका उत्तर देना है। 114 का जो विकल्प डी है यह करेक्ट है। फिर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? संविधान की प्रस्तावना रट लीजिए भाई साहब, कई बार प्रश्न इस पर बन रहे हैं। तो देखेंगे इसमें क्या क्रम बनता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये क्रम बनता है, ठीक है। तो यानी कि विकल्प बी सही है। फिर एक सिलक्यारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब। खैर आगे बढ़ते हैं और पूछ रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। पाई मेसान की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज। तो सबसे पहले क्या खोजा गया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खोजा गया था 1897 में थॉम्पसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आया था 1897। किसने खोजा था? थॉम्पसन ने खोजा था, ठीक है। फिर प्रोटॉन की खोज हुई थी 1917 में। किसने किया था प्रोटॉन की खोज? 1917 में रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड, ठीक है। इसके बाद खोजा गया था 1931 में चैडविक के द्वारा। 1931 में चैडविक ने खोजा था न्यूट्रॉन। फिर लास्ट में आया था पाई मेसान, हालांकि बहुत लास्ट में तो नहीं, 1935 में आ गया था। युकावा ने खोजा था पाई मेसान। तो ये आपका पूछ रहे हैं कि सही क्रम क्या है। तो सही क्रम इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, मतलब कि 3 4 और 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये आपका विकल्प बी है। इसके बाद है भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? अच्छा प्रश्न है ये, कई बार पूछा भी गया है, जनगणना होने भी वाली है। तो पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी कब? 1872 में। 1881 में लॉर्ड रिपन
के समय जो है पहली संपूर्ण जनगणना मानी जाती है। तो यहाँ पर तो उत्तर विकल्प सी ही बनेगा। पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में दो कथन हैं। उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो गलत बात है। उत्तर प्रदेश केवल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, पहला कथन गलत। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, यह भी गलत है। उत्तर प्रदेश में 9 जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। और ये जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, इसमें बात करें तो केंद्रीय मैदानी, विंध्य, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क, भाबर और तराई, बुंदेलखंड, पश्चिमी मैदान, पूर्वी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी मैदान में बटा हुआ है। तो ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। कोयले के बारे में बात कर रहे हैं कि कोयला के बारे में, भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अब कोयला उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है? पहला स्थान तो चाइना रखता है, लेकिन दूसरा स्थान है हमारा, ठीक है। और बात करें तो भारत में कोयला खनन जो था कब शुरू हुआ था, तो 1774 में स्टार्ट हुआ था। और कोयला उत्पादन में पहला स्थान जो छत्तीसगढ़ का है, ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? क्या कर रहे हैं? घटते मतलब सब ज़्यादा से कम की ओर आपको भागना है। जैसे कि बात करें बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व था, बिहार में ये कितना था? ये 1106 था। फिर था आपका पश्चिम बंगाल, कितना था? 1028 था। फिर आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितना था? 829, लेकिन उससे ज़्यादा था केरल का 860। तो सबसे कम तो उत्तर प्रदेश का हो गया 829। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर विटामिन के बारे में प्रश्न आ गया है। विटामिन से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, फॉलिक अम्ल किसे कहते हैं, विटामिन ए की और विटामिन B1 के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो था इसको हम मैच कराएंगे। ए का 4 हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। इसके बाद फॉलिक अम्ल की वजह से क्या होता है? रक्त अल्पता हो जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो ये आपका मैच हो गया, विकल्प सी इसका उत्तर है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, अभी इसको तो पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन ऐसे जो कॉन्क्लेव हो रहे हैं, जो भी समितियां हो रही हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसको आप याद रखिए। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए जाना जाता है? किसके लिए भंडारण के लिए जाना जाता है? 126। तो ये है आपका राजस्थान, विकल्प डी सही है। बिपिन चंद्र पाल के बारे में 2 कथन हैं। क्या कथन दिए गए हैं? बिपिन चंद्र पाल यह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे और न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किए थे। 1, 2 दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं, याद रखिए। फिर हैं योजनाएं और उनका प्रारंभ वर्ष। तो 2014 से लेकर अब तक जितनी भी योजनाएं हैं उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, मुस्कान स्कीम, मिशन इंद्रधनुष और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020 में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद मुस्कान योजना 2021 में आई थी मुस्कान योजना। और मिशन इंद्रधनुष ये 2014 में ही शुरू हुआ था, ठीक है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को स्टार्ट किया गया था 2018 में। ये आपका सही सुमेल हो गया। नेक्स्ट है आपका रुद्रमा के बारे में। रुद्रमा वारंगल के काकाती वंश की 4थी स्वतंत्र शासक थी, करेक्ट है। उसने दक्षिण तमिलनाडु, दूसरा वाला कथन जो था गलत था, केवल एक सही था, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तो अवध में नहीं होता भाई साहब, ये ब्रज क्षेत्र में होता है। तो आपका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? चरकुला नृत्य यूपी से है, ब्रज क्षेत्र से है। तो विकल्प बी केवल सही है, ठीक है। यानी कि इस नृत्य में क्या होता है, चरकुला में क्या होता है? पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं। ये तो सही है, लेकिन अवध में नहीं, यह कहाँ पर होता है? यह ब्रज में होता है, ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा सही।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए और आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम मतलब कम से ज़्यादा की ओर बढ़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रम है, सबसे पहले क्या आएगा, बढ़ता क्रम रेडियो तरंगें सबसे पहले आ जाएंगी, रेडियो तरंग, उसके बाद अवरक्त किरणें, फिर आ जाएगा आपका दृश्य किरण, फिर आ जाएगा आपका एक्सरे। विकल्प डी आपका सही है। अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में दो कथन दिए गए हैं। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। दूसरा कथन, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो क्या सही है, यहाँ पर देखेंगे आप तो विकल्प एक और दो दोनों के दोनों आपके यहाँ पर सही हैं। यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना पड़ता है और इसको अधिसूचित कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। कथन है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, सही बात है, दाब कम होता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, वायुमंडल दाब बढ़ता नहीं कम होता है। तो ए सत्य है, आर असत्य है, विकल्प बी इसका उत्तर है। अनुच्छेद 26, 40, 98 और 239। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 क्या है, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। और संसद का सचिवालय अनुच्छेद 239, ये आपका मैच। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। वो न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो फिलहाल इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर है एक और दो दोनों सही। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, विकल्प बी। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। और इनका वर्णन जो है वो कहाँ पर है, भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार करिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। बहादुर शाह सबसे पहले आया था औरंगजेब के बाद, 1707 से लेकर 1712 तक, ठीक है। 1707 से 1712 तक रहा था बहादुर शाह। तो 3 जो है ये पहले स्थान पर यहाँ पर ही है, तो इसी से उत्तर मिल जाएगा आपको। 3 के बाद 2 आता है बहादुर शाह, 1712 से लेकर 1713 तक जहांगीर शाह। फिर आता है फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक, 1713 से लेकर 1719 तक। मोहम्मद शाह, ये मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, 1719 से लेकर 1748 तक। तो ये आपका उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कथन है कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब देखो राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक, तो राज्यपाल होता तो सही हो जाता, यानी कि कारण तो पहला आपका जो है यहाँ पर गलत दे दिया है, ठीक है। भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति जो होता है ना, यह देश का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। और संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। ये आपका यहाँ पर सही है। तो अभिकथन सही है और आर जो है वो गलत है, तो विकल्प ए आपका उत्तर बनेगा। अब यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस हैं और दिनांक, तो सारे दिवस याद रखिएगा। जैसे कि विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 11 जुलाई को होता है, ठीक है। इसके बाद विश्व वन्यजीव दिवस है, विश्व ओजोन दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो क्रम से मैच करा लीजिए आप। विश्व वन्यजीव दिवस होता है 3 मार्च को, विश्व ओजोन दिवस ये होता है 16 सितंबर को, और विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है 7 अप्रैल को। तो ये आपका मैच हो गया। और ये देखिए अंतिम प्रश्न ये पूछा गया था कि प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के बारे में ये प्रश्न था। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनका उत्तर किसी के पास नहीं होगा, लोग गैस ही करेंगे, लेकिन जो प्रश्न आ रहे हैं वो गलत नहीं होने दें, ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या बनेगा, केवल 2 सही है। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर जो था ठोस अवस्था वाली लेजर थी। 1960 में क्या नाम था, ह्यूजेस रिसर्च लेबोरेटरीज थियोडोर एच टेड मैमन के द्वारा इसे विकसित किया गया था।
654.3 nm की तरंगदैर्घ्य पर लाल दृश्य प्रकाश का स्पंदन यह उत्पन्न करता था। तो फिलहाल जो विकल्प बी है केवल 2 वाला ये सही है, नीला नहीं बल्कि लाल होता तो ये सही होता। ठीक है, दूसरा सही था। तो ये हो गए। बाकी जो हिंदी के प्रश्न हैं 60 प्रश्न, तो सभी हिंदी को मैं एक में कंपाइल करूँगा। इसके बाद आप क्या देखेंगे, इसके बाद आप देख लीजिए 2022 में जो पेपर आया था उसका जो हल है उसको आप ज़रूर देखिएगा, और लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, तो वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मैं आपको दे रहा हूँ। अभी जाके वॉच करिए। धन्यवाद।